नमस्कार, आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज 11th आर्ट्स का ऑप्शनल पेपर इकोनॉमिक्स था। इसका मैं आंसर की लेकर के उपस्थित हूं। आप लोग सब जल्दी से अपना अपना क्वेश्चन निकाल लें और आंसर को मिलाते चलें। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आर्थिक क्रिया का एक उदाहरण कौन सा है? कौन इसमें आर्थिक क्रिया का उदाहरण है? तो जिससे जिंदगी चल जाए वही आर्थिक क्रिया है। दोस्त की शादी में शामिल होने से गुजर होने वाला नहीं है, घर में पूजा करने से भी काम चलने वाला नहीं है, और अपने घर की साफ सफाई करने से भी काम चलने वाला नहीं। विद्यालय में पढ़ाएंगे, 2 पैसा कमाएंगे, जिंदगी चलेगा, यही आर्थिक क्रिया है। अगला क्वेश्चन, सांख्यिकी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? आंकड़ों का संग्रह, आंकड़ों का वर्गीकरण, आंकड़ों का विश्लेषण, इनमें से सभी। ये सब सांख्यिकी, आंकड़े का ही विश्लेषण, मतलब आंकड़े को ही हम सांख्यिकी कहते हैं। तो सब हो जाएगा, आंकड़ा है, इसलिए सब हो जाएगा इसमें आंसर। 3 नंबर में आते हैं, अर्थशास्त्र। जीवन के कारोबार के संदर्भ में मनुष्य का अध्ययन है, यह कथन किसका है? तो ये होगा अल्फ्रेड मार्शल। ये इसी का कहना है कि अर्थशास्त्र मानव के कल्याण का अध्ययन करता है, तो इसलिए अल्फ्रेड मार्शल चलेगा। द्वितीयक आंकड़े का एक स्रोत है इसमें से, तो इंटरनेट भी द्वितीयक आंकड़े का है, पत्रिका भी द्वितीयक आंकड़े का है, यानी कि 1 और 2 दोनों होगा। प्राथमिक आंकड़ा जिसको खुद से कलेक्ट करते हैं, और ये इंटरनेट या किसी किताब, मैगजीन, पत्रिका, एक ही चीज़ हुआ, और अखबार वगैरह ये सबसे कीजिएगा, वो द्वितीयक आंकड़ा होगा। साइंस वाला भी ध्यान देंगे, साइंस वाले को भी काम करेगा। भारत में जनगणना का कार्य किस संस्था के द्वारा किया जाता है? तो इसमें भारत की जनगणना, बहुत लोग इसमें फंसेंगे। भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष जनगणना हुई? स्वतंत्र भारत। देखिए, ये ध्यान दीजिएगा शब्द स्वतंत्र भारत। अगर पूछता कि भारत में जनगणना कब हुई, और उसमें अगर ये जैसे ऑप्शन है 1981 दे दिया है, अगर इसमें रहता 1881 तो 1881 हम लोग मारते, लेकिन स्वतंत्र भारत है तो भारत 1947 में स्वतंत्र ही हुआ, इसलिए इसका आंसर 1951 होगा। हर 10 साल में जनगणना होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आंकड़ों का कालिक वर्गीकरण का आधार क्या है? काल मतलब समय, तो समय के आधार पर वर्गीकरण ना। दंडालेख किस प्रकार के चर के लिए बनाए जाते हैं? तो सतत चर, विभक्त चर दोनों होगा, यानी कि इसमें 3 मारिएगा। व्हाट इज द मीडियन ऑफ डेटा? तो डेटा का यानी कि जो दिया हुआ है उसका मीडियन निकालना है, यानी मध्य का निकालना है। तो छोटा से बड़ा करके आप अरेंज कर लीजिए, देखिएगा बीच में आपका आएगा 12, तो इसलिए इसका आंसर 1 मारिए। सर्वाधिक बारंबारता वाला चर क्या कहलाता है? बहुलक। जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है वो बहुलक होता है। निम्नलिखित में कौन सा औसत दिए गए आंकड़ों को 2 बराबर भागों में बांटता है? मध्य का। 4 भागों में बांटने का रहता तब चतुर्थक होता, 2 भागों में है तो मध्य का। व्हाट इज द रेंज ऑफ, इतना ये डेटा दिया हुआ, इसका रेंज निकालना है। हिंदी में देखते हैं, 25, 30 ये सब संख्या दिया हुआ है, इसका रेंज निकालना है। तो रेंज का होता है R=L-S। तो सबसे बड़ा इसमें 200 है, L मतलब लार्जेस्ट, सबसे बड़ा, 200 सबसे बड़ा है, उसमें माइनस कर दीजिए सबसे छोटा, यानी सबसे छोटा कौन होगा इसमें, देख लीजिए भाई 15 है, तो 15 को माइनस कर दीजिए, आंसर आएगा 185, यानी कि 2 होगा। फिर आते हैं 13 नंबर में, माध्य विचलन का मान निम्नतम होगा। निम्नतम किस में होगा? तो माध्यिका द्वारा जब निकालिएगा विचलन तब निम्नतम होगा। यदि आंकड़ों का मानक विचलन 32 दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डिविएशन इतना दिया हुआ है, और मीन दिया हुआ 100, तो इसको भाग दे दीजिए इससे और गुना कर दीजिए 100 से, तो विचरण गुणांक निकल जाएगा, यानी 32%। ठीक है, और यदि रहता यहाँ पर आपको विचलन गुणांक, विचरण नहीं दे करके विचलन रहता, तब केवल 0.32 आता और उसमें परसेंट नहीं लगता। अगला क्वेश्चन है, सहसंबंध गुणांक का प्रास, मतलब रेंज कहाँ से कहाँ तक है? तो -1 से +1 तक होता है। यदि 2 चरों के बीच सहसंबंध पूर्णतः ऋणात्मक हो, पूर्णतः ऋणात्मक होगा तो -1, और पूर्णतः धनात्मक होता, यहाँ ऋणात्मक की जगह धनात्मक होता तो +1। ठीक है, यहाँ पूर्णतः ऋणात्मक है इसलिए -1। साइंस वाला ध्यान देंगे, आपको हो सकता है यहाँ पूर्णतः ऋणात्मक है तो वहाँ पूछ दे पूर्णतः धनात्मक, तो उसमें +1 मारिएगा। कोटि सहसंबंध के विकास का श्रेय किसे जाता है? कोटि वाला,
कोटी वाला स्पीयरमैन। ऐसे केवल सहसंबंध गुणांक पूछता तो कार्ल पियर्सन। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा सूचकांक खुदरा कीमतों में औसत परिवर्तन को मापता है? तो ये होगा उपभोक्ता कीमत सूचकांक। खुदरा उपभोक्ता को ही लेना देना है खुदरा से यानी रिटेल से। पासे का कीमत सूचकांक में किसे भार के रूप में प्रयुक्त किया गया? पासे में, तो पासे में वर्तमान वर्ष की मात्रा को किया गया है, ठीक है। और यह लेस्पियर दिया रहता तो लेस्पियर में आधार वर्ष हो जाता। किसमें? लेस्पियर दिया रहता, लेसी पियरी, इसका रहता तो आधार वर्ष हो जाता। यहाँ पर पासे दिया तो वर्तमान वर्ष हो गया। निम्नलिखित में से किस सूचकांक को निर्वाह सूचकांक के नाम से जाना जाता है? निर्वाह सूचकांक, तो इसको भी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को कहेंगे, यानी उपभोक्ता कीमत सूचकांक को। मतलब जीवन निर्वाह तो उपभोक्ता को ही लेना देना है इससे ना। अगला क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें है योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का हमेशा प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है, ठीक है। अगर पहला योजना आयोग का अध्यक्ष कहेगा कौन होता था तो उसमें पंडित नेहरू मारना है। लास्ट पूछेगा तो आपको नरेंद्र मोदी मारना है। अब योजना आयोग की जगह अब आ गया नीति आयोग। अगर नीति आयोग पूछेगा तो उसका भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता है। भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी है? तो अंतिम 12वीं है। कब से चला है? ये 2012 से लेकर के 2017 तक, ठीक है। इसके बाद हो गया नीति आयोग। इसकी जगह पर कौन सा आ गया है? ये नीति आयोग आ गया। भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1991। यही नई आर्थिक के अंतर्गत आया है आपको LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। साइंस वाले पूछ सकता है कि 1991 में जब नई आर्थिक नीति की घोषणा हुई तो उसमें प्रधानमंत्री कौन था? तो उसमें प्रधानमंत्री थे कौन भाई? PV नरसिम्हा राव। समृद्धि से क्या तात्पर्य है? इनमें से सभी ये सब का विकास होगा तो समृद्धि होगा। वस्तु और सेवाओं का उत्पादन बढ़े, उत्पादक पूंजी का भंडार में वृद्धि हो, परिवहन, बैंकिंग इत्यादि का विस्तार हो, तो इससे हमारा समृद्धि होगा। समृद्धि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रोथ ना। तो ग्रोथ का मतलब है ये सब हो। उसके बाद है औद्योगिक नीति 1956 को किस पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया गया? तो दूसरी। पहला में कृषि था, दूसरा में क्या था? उद्योग था। तो उद्योग की बात हो रही है इसलिए दूसरी। यही पहली पंचवर्षीय योजना होता तो होता कृषि। पहली में कृषि, दूसरी में उद्योग। निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो ये सब अप्रत्यक्ष कर है, ये सब अप्रत्यक्ष कर, ये सब अप्रत्यक्ष कर, ये नहीं है। अब साइंस वाले को पूछ देगा कि कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो ये सब अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। यहाँ पूछा कौन सा नहीं है, तो ये कौन सा कर का उदाहरण है? ये प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। आयकर जो होता है वो कौन सा होता है? प्रत्यक्ष कर होता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा देश विश्व में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है भारत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस योजना के अंतर्गत भारतवासियों को बैंक खाता खोलने के लिए प्रोत्साहित किया गया? प्रधानमंत्री जनधन योजना। इसके तहत सबको अकाउंट खोलने पर जोर दिया गया। निम्न में कौन सा मानव पूंजी का एक स्रोत नहीं है? तो शिक्षा में निवेश कीजिएगा, ये मानव पूंजी। प्रशिक्षण पर निवेश, ये भी मानव पूंजी। स्वास्थ्य में निवेश, ये भी मानव पूंजी। सड़क बनाइएगा, सड़क में जो पैसा खर्च हो रहा है आदमी पीछे नहीं हो रहा है, लेकिन ये शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य ये आदमी के लिए किया जाता है। सड़क भी बनता है आदमी के लिए, लेकिन सड़क पर आदमी चलता है, लेकिन शिक्षा तो लोग ग्रहण करते हैं, प्रशिक्षण भी लेते हैं, स्वास्थ्य, ये सब तीनों हो जाएगा। तो कौन नहीं है? तो ये होगा। और कौन मानव पूंजी का है? तो फिर ये दोनों तीनों। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर भारत, जापान, आयरलैंड, अमेरिका। ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था जो सर्वश्रेष्ठ है अभी अमेरिका है, यही लीडिंग कर रहा है। ऐसे तो 1 नंबर पर स्वीडन है, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन है उसके अनुसार अमेरिका होगा। निम्नलिखित में निर्धनता का एक कारक तो सब है, बेरोजगारी, ऋणग्रस्तता, जनसंख्या का दबाव, ये सब क्या है आपका? एक तरह से निर्धनता यानी गरीबी का कारण है। तनवा किस राज्य में महिलाओं को नवीनतम कृषि तकनीक का प्रशिक्षण के लिए चलाई जा रही परियोजना है? तो ये तमिलनाडु होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी क्रिया बागवानी के अंतर्गत नहीं आता है?
फल लगाइएगा, बागवानी है, जिसे कहते हैं ना आम का बागवानी। और मसाले जैसे हल्दी उल्दी का करते हैं तो इसका भी बागवानी ही हुआ। चाय का उत्पादन, ये भी चावल का बागान आप सुने ही होंगे। चावल का उत्पादन कीजिएगा तो ये बागवानी के अंतर्गत नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन व्यक्ति स्वनियोजित है? सरकारी विद्यालय का शिक्षक, तो इसको तो कोई और नियोजित किया है, कोई और अपॉइंटमेंट इसको किया है, मतलब कोई और बहाल किया। सरकारी बस का ड्राइवर, इसको भी सरकार बहाल किया है। निजी विद्यालय का शिक्षक, इसको भी कोई शिक्षक स्कूल का मालिक होगा वो बहाल किया है। सीमेंट दुकान का मालिक, आपका सीमेंट दुकान है, आप उसका मालिक हैं, तो ये आपका स्वनियोजित हो जाएगा। अब यहीं पर एक क्वेश्चन है जो थोड़ा सा पेचीदा है। ईंट निर्माण में कार्यरत व्यक्ति अगर ईंटा जो बनाता है, जो मजदूरी के रूप में काम करता है, मजदूर के रूप में काम करता है, तब तो दिहाड़ी मजदूर हो जाएगा। लेकिन सवाल है कि एक मालिक भी तो एक आदमी है, वो ईंटा का कारोबार करता है, तो यानी कि ईंट निर्माण के कार्य से जुड़ा हुआ है कि नहीं? तो उस अगर वो खुद से कर रहा है, अब वो ईंटा बनाने के लिए किसी व्यक्ति को तो अपॉइंट कोई नहीं करता, ना सरकार करती है ना कोई कंपनी करता है, तो खुद से वो करता है, तो इसका मतलब इसका आंसर स्वनियोजित मेरे ख्याल से ये होना चाहिए। लेकिन बहुतों लोग अब दिहाड़ी मजदूर लेके चलते हैं, बोलते भी हैं, हम कई को इस पर डिस्कस किए तो दिहाड़ी मजदूर बोलते हैं। हमारे ख्याल से ये स्वनियोजित होगा। लेकिन देखिए फिर एक बार बोल सकते हैं कि ये भी सही आंसर लग रहा है, क्योंकि क्लियर कहीं हम देखे नहीं है, आगे देखेंगे कहीं तो फिर बात करेंगे, लेकिन हमको जैसा लगता है उसमें ये आ रहा है। निम्न में कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो इसमें होगा सौर ऊर्जा, गैर परंपरागत। निम्न में कौन स्वास्थ्य के निर्धारक का सूचक नहीं है? भाई शिशु मृत्यु दर, तो स्वास्थ्य से संबंधित, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा बच्चा मर जाएगा तुरंत। मातृत्व मृत्यु दर, माता भी अस्वस्थ होने के कारण मर जाती है। मृत्यु दर जो भी है, जल्दी मरना या लेट से मरना, तो ये सब भी स्वास्थ्य से रिलेटेड है। ये साक्षरता को स्वास्थ्य से कोई लेना देना नहीं है, तो इसका आंसर होगा 3। अगले क्वेश्चन में आते हैं। जैविक खाद को खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्यों माना गया है? क्योंकि इसमें रासायनिक पदार्थ का कम यूज होता है, इसलिए स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा होता है। लोग इसके और ज़्यादा अपना झुकाव दिखा रहे हैं। निम्नलिखित में किस देश में प्रजनन दर सबसे अधिक है? तो ये भारत, चीन, लोगों को लगता है चीन सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है, उसके बाद भारत है, तो यही सब होगा। नहीं, पाकिस्तान है। एक्चुअली यहाँ पर जन्म लेता है तो मर भी जाता है बहुत, आतंकवाद जैसी घटनाओं के कारण, और भी बहुत सारी परेशानी है, लेकिन सबसे ज़्यादा बच्चे पैदे यही सब देश में होते हैं। भारत वगैरह में भी था, लेकिन ये लोग अपना फैमिली प्लानिंग यानी कि परिवार नियोजन जो कार्यक्रम चलता है उसके माध्यम से और जागरूकता के कारण कंट्रोल कर लिया है यहाँ पर, लेकिन पाकिस्तान में ज़्यादा है। इससे भी ज़्यादा अफगानिस्तान का है, उसके बाद पाकिस्तान है। तो ये 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, आप लोग अपना आंसर मिला लिए होंगे और उम्मीद करते हैं कि अपने आंसर से आप लोग बहुत संतुष्ट होंगे स्कोरिंग से। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, और अपने जिसको इकोनॉमिक्स की ज़रूरत है, अपने सीनियर हो जूनियर हो, उसको शेयर भी करेंगे, दोस्तों को शेयर करेंगे। तो हमको आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।